नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जो भारत की भाषाई विविधता के लिए बहुत अहम है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी यानी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हमारी आज की पूरी बातचीत एक खास दस्तावेज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज.pdf उसी के कुछ नुकात पर आधारित है। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये पद संविधान में आया कैसे, इसका काम क्या है, ढांचा कैसा है, और असल में ये भारत में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनके अधिकारों की हिफाजत में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तब इस पद का कोई जिक्र ही नहीं था। तो ये आया कहां से? चलिए इसी कहानी को खोलते हैं। तो जैसा मैंने कहा, शुरू के संविधान में 1950 वाले में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए किसी खास अधिकारी की व्यवस्था नहीं थी। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है ना, इतनी भाषाएं हमारे देश में। हाँ बिल्कुल, ये जरूरत बाद में महसूस हुई और इसकी जड़ें जुड़ी हैं राज्य पुनर्गठन आयोग से, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो 1953 से 55 के बीच काम कर रहा था। अच्छा, वो जो राज्यों को भाषा के आधार पर बनाने वाला आयोग था। हाँ वही। जब भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर फिर से बनाने की बात चली, तो ये चिंता हुई कि भाई जो लोग किसी राज्य में अल्पसंख्यक भाषा बोलेंगे, उनके हितों का क्या होगा, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उसकी रक्षा कैसे होगी। तो इसी चिंता के जवाब में आयोग ने सिफारिश की कि एक विशेष अधिकारी होना चाहिए जो सिर्फ इसी मुद्दे पर ध्यान दे। अच्छा, तो ये राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का एक सीधा नतीजा था। और इसी सिफारिश पर अमल करते हुए 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पास किया गया है ना। हाँ बिल्कुल, 7वां संशोधन 1956, और इसी संशोधन ने संविधान के भाग 17 यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़ा है। उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा, 350B, अनुच्छेद 350B, और ये भाग 17 के चौथे अध्याय विशेष निर्देश स्पेशल डायरेक्टिव्स के तहत है। इसका कोई खास मतलब? हाँ, इसे राजभाषा वाले हिस्से में रखना ये दिखाता है कि अल्पसंख्यक भाषाओं का संरक्षण भी राष्ट्र की भाषा नीति का एक अहम हिस्सा माना गया। ये सिर्फ राजभाषा की बात नहीं है, बल्कि पूरी भाषाई विविधता को सहेजने का एक संवैधानिक निर्देश है एक तरह से। तो अनुच्छेद 350B ने क्या तय किया? क्या मुख्य बातें थी उसमें? देखिए, इसने 3 मुख्य बातें तय की। पहली की राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेंगे। ठीक है। दूसरी, इस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वो संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को जो भी सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, जो सेफ गार्ड्स हैं, उनसे जुड़े सभी मामलों की जांच करे। देखे कि वो उपाय जमीन पर लागू हो भी रहे हैं या नहीं। अच्छा, जांच करना। और तीसरी बात? और तीसरी, ये अधिकारी अपनी जांच और निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपेगा। फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सामने रखवाएंगे और साथ ही संबंधित राज्य सरकारों को भी भेजेंगे। ताकि सबको पता चले, पारदर्शिता और जवाबदेही, राज्यों को भी पता चले कि उनका क्या हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अहम और थोड़ी अजीब सी बात सामने आती है। स्रोत में भी इसका जिक्र है। संविधान ये तो कहता है कि अधिकारी होगा, काम क्या करेगा, रिपोर्ट किसे देगा, लेकिन ये नहीं बताता कि इस अधिकारी की योग्यता क्या होनी चाहिए। कौन बन सकता है, उसका कार्यकाल कितना होगा, तनख्वाह भत्ते क्या मिलेंगे, सेवा की शर्तें, और अगर हटाना हो तो कैसे। इन सब पर संविधान बिल्कुल चुप है। ये तो काफी खुला छोड़ दिया गया है। हाँ, ये वाकई एक गौर करने वाली बात है और इसके अपने मायने हो सकते हैं जिस पे हम शायद बाद में लौटे। लेकिन हाँ, अनुच्छेद 350B के आधार पर 1957 में इस विशेष अधिकारी का कार्यालय बना दिया गया और इस पद पर जो व्यक्ति बैठता है उसे औपचारिक तौर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त कहा जाता है, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, CLM। तो अब ये एक स्थापित संस्था है, सिर्फ एक पद नहीं। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, जो अब प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन काम तो पूरे देश में फैला है। तो क्या पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही दफ्तर है? नहीं, काम को बेहतर तरीके से करने के लिए 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए गए हैं, रीजनल ऑफिसेज। एक बेलगाम कर्नाटक में है,
वो पश्चिमी क्षेत्र को देखता है, दूसरा चेन्नई तमिलनाडु में है दक्षिणी क्षेत्र के लिए, और तीसरा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है जो पूर्वी क्षेत्र का काम संभालता है। और हर क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख एक सहायक आयुक्त होता है, असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा, तो हेडक्वार्टर इलाहाबाद में और देश को 3 क्षेत्रों में बांटकर रीजनल ऑफिसेज बना दिए, बेलगाम, चेन्नई, कोलकाता। और मुख्यालय में आयुक्त की मदद के लिए कौन होता है? मुख्यालय में आयुक्त की सहायता के लिए एक उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर, और एक सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर भी तैनात रहते हैं। अब जाहिर है आयुक्त कार्यालय सीधे हर राज्य के हर विभाग से तो संपर्क नहीं रख सकता, मुश्किल काम है। हाँ, वो तो है। तो व्यवस्था यह है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सरकार में एक नोडल अधिकारी, नोडल ऑफिसर नियुक्त करता है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों के लिए आयुक्त कार्यालय के साथ सीधा संपर्क बिंदु होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान और समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन। समझ गया। राज्यों के साथ तालमेल के लिए एक तय व्यवस्था है नोडल ऑफिसर के जरिए, और केंद्र सरकार के स्तर पर ये किसके प्रति जवाबदेह है, मतलब किस मंत्रालय के अंदर आते हैं ये? केंद्रीय स्तर पर ये आयुक्त कार्यालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। आयुक्त अपनी सालाना रिपोर्ट या जब भी जरूरत हो दूसरी रिपोर्टें इसी मंत्रालय के माध्यम से, यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के जरिए राष्ट्रपति को भेजते हैं। अच्छा, और जैसा आपने कहा, दस्तावेज बताता है कि अब तक ऐसी 52 रिपोर्टें पेश की जा चुकी हैं। हाँ, 52वीं रिपोर्ट तक का जिक्र है, जो दिखाता है कि ये काम लगातार चल रहा है। 52 रिपोर्टें, ये तो काफी काम हुआ है। चलिए अब इस काम की प्रकृति को थोड़ा और समझते हैं। आयुक्त की असली भूमिका क्या है, वो जमीन पर करते क्या है? देखिए, आयुक्त का सबसे मुख्य काम है उन शिकायतों की जांच करना जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए तय संवैधानिक या राष्ट्रीय स्तर पर सहमत सुरक्षा उपायों को लागू न करने से जुड़ी हो। ये सुरक्षा उपाय उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण, शिक्षा वगैरह से जुड़े हो सकते हैं। और ये शिकायतें उन तक पहुंचती कैसे हैं? क्या कोई आम आदमी या कोई समूह शिकायत कर सकता है? बिल्कुल। शिकायतें किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा सीधे आयुक्त के पास भेजी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर आयुक्त को किसी और स्रोत से या खुद ही पता चलता है कि कहीं इन सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो स्वसंज्ञान लेकर भी, मतलब सुओ मोटू, मामले की जांच शुरू कर सकते हैं। अच्छा, खुद से भी एक्शन ले सकते हैं। हाँ, और जांच के बाद आयुक्त अपनी सिफारिशें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के उच्चतम राजनीतिक और प्रशासनिक स्तरों तक भेजते हैं, मतलब मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव वगैरह तक, ताकि जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई हो सके, रेमीडियल एक्शन। तो ये एक तरह से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक वॉचडॉग और शिकायत निवारण मंच की तरह काम करते हैं, एक ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने तक ही सीमित नहीं है। जैसा हमने पहले जिक्र किया, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय खुद भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार कहता रहता है कि भाई, आप लोग भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो सुरक्षा उपाय मौजूद है उनका खूब प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले। हाँ, जागरूकता तो जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही मंत्रालय उनसे जरूरी प्रशासनिक कदम उठाने का भी आग्रह करता है। इसके अलावा आयुक्त कार्यालय ने भी एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। 10 सूत्रीय कार्यक्रम किस लिए? ये भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए जो सरकारी कोशिशें हैं उनको और तेज करने के लिए है। इसका मकसद सिर्फ समस्याओं का इंतजार करना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से, प्रोएक्टिवली इन समुदायों की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना है। ये दिलचस्प है। सूत्रीय कार्यक्रम ये दिखाता है कि भूमिका सिर्फ निगरानी की नहीं, बल्कि सक्रिय प्रोत्साहन की भी है, प्रोएक्टिव प्रमोशन। इसी सक्रिय भूमिका को ध्यान में रखते हुए क्या आयुक्त कार्यालय का कोई तयशुदा विजन या मिशन स्टेटमेंट भी है, मतलब कोई घोषित लक्ष्य? हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। उनका दृष्टिकोण यानी विजन है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो संवैधानिक सुरक्षा उपाय है उन्हें लागू करने के लिए जो भी मशीनरी और व्यवस्था है, जो मैकेनिज्म है, उसे सुव्यवस्थित और मजबूत करना, स्ट्रीमलाइन और स्ट्रेंथन करना, मतलब सिस्टम को बेहतर बनाना। और इस विजन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मतलब क्यों करना है ये सब? लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक भाषाएं बोलने वालों के अधिकारों की पूरी तरह से सुरक्षा हो सके
और उन्हें देश के समावेशी और एकीकृत विकास में, इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में बराबरी के मौके मिल सकें। बात सिर्फ भाषा बचाने की नहीं है, बल्कि उन भाषा भाषियों को विकास में बराबर का भागीदार बनाने की भी है। सही बात है। ये तो हुई दूर की सोच, विजन। इसे हासिल करने के लिए उनका मिशन क्या है? मतलब रोजमर्रा के काम में किस चीज पर फोकस करते हैं? मिशन काफी सीधा और कार्यान्वयन पर केंद्रित है, इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड। मिशन है ये सुनिश्चित करना कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए तय संवैधानिक सुरक्षा उपायों और राष्ट्रीय स्तर पर सहमत योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें, ताकि उन्हें समावेशी विकास के लिए समान अवसर मिल सकें। तो जोर प्रभावी कार्यान्वयन पर है। ठीक है, विजन और मिशन से दिशा साफ होती है। अब अगर हम उनके रोजमर्रा के कामों मतलब फंक्शंस और उद्देश्यों ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा और खोलकर देखें, उनके मुख्य कार्य क्या हैं स्रोत के हिसाब से? स्रोत के हिसाब से मुख्य कार्य 3 है। पहला, भाषाई अल्पसंख्यकों को मिले सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये सबसे बुनियादी काम है। दूसरा, इन सुरक्षा उपायों के लागू होने की स्थिति पर, स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। ये रिपोर्ट संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय सहमतियों दोनों पर आधारित होती है। ठीक है, जांच और रिपोर्टिंग। और तीसरा कार्य है इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी करना, मॉनिटर करना। इसके लिए वो कई तरीके अपनाते हैं। राज्यों को प्रश्नावली भेजना, अधिकारियों के साथ बैठकें करना, दौरे करना, सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करना, समीक्षा बैठकें करना, वगैरह वगैरह। यानी सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना, बल्कि प्रक्रिया पर नजर रखना, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। काफी व्यापक काम है। ये तो हुए कार्य। इन कार्यों को करने के पीछे उद्देश्य क्या हैं? मतलब वो हासिल क्या करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स? उद्देश्य भी काफी स्पष्ट हैं। पहला, जैसा हमने विजन में भी देखा, भाषाई अल्पसंख्यकों को समावेशी विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बराबर के मौके देना, ताकि वो महसूस करें कि वो भी देश की तरक्की का हिस्सा हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, पहला उद्देश्य समान अवसर। दूसरा उद्देश्य है खुद भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के बीच जागरूकता फैलाना कि उनके लिए क्या-क्या सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं। कई बार लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, तो वो उनकी मांग कैसे करेंगे, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है, जागरूकता फैलाना। और तीसरा उद्देश्य है संविधान में दिए गए और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आपसी सहमति से तय किए गए अन्य सुरक्षा उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। मतलब जो बातें कागज पर हैं वो हकीकत में बदलें, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जैसा मिशन में भी था। सही, सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, लागू होना जरूरी है। और चौथा उद्देश्य है भाषाई अल्पसंख्यकों से उनके सुरक्षा उपायों से जुड़ी जो भी शिकायतें या अभ्यावेदन मिलते हैं, रिप्रेजेंटेशंस, उनका निवारण करना, उन पर कार्रवाई करना। ये उनके शिकायत निवारण वाले पहलू को मजबूत करता है, ग्रीवांस रिड्रेसल। अच्छा, तो हमने इतनी बार भाषाई अल्पसंख्यक यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया। स्रोत इसकी क्या परिभाषा देता है? ये तय कैसे होता है कि कौन भाषाई अल्पसंख्यक है, कौन नहीं है? स्रोत के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक लोगों का वो समूह है जिनकी मातृभाषा, मदर टंग, उस राज्य या राज्य के किसी हिस्से की बहुमत की भाषा से अलग होती है, मेजॉरिटी लैंग्वेज से अलग। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये निर्धारण राज्यवार होता है, स्टेट वाइज। अच्छा, राज्यवार मतलब कोई एक भाषा जो एक राज्य में बहुसंख्यक हो, मेजॉरिटी में हो, वही भाषा बोलने वाले लोग दूसरे राज्य में अल्पसंख्यक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए तमिल बोलने वाले तमिलनाडु में बहुसंख्यक हैं, लेकिन अगर वो महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहाँ वो भाषाई अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ऐसा बिल्कुल सही समझा आपने, यही इसका मतलब है। भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य के संदर्भ में तय होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? हमने काफी कुछ कवर किया है, संवैधानिक उत्पत्ति से लेकर कामकाज तक। मतलब ये है कि भारत ने अपनी भाषाई विविधता को पहचाना है और उसे संवैधानिक संरक्षण देने की कोशिश की है। ये पद जो मूल संविधान में नहीं था उसे बाद में जोड़ा गया। ये दिखाता है कि जरूरत के हिसाब से संवैधानिक ढांचे में बदलाव भी हुए हैं। आज ये आयुक्त कार्यालय एक स्थापित व्यवस्था है जिसके पास जांच करने,
रिपोर्ट करने और निगरानी करने की जिम्मेदारी है। ये भाषाई अल्पसंख्यक समूहों को एक आवाज देता है, एक मंच देता है जहां वो अपनी बात रख सकें। तो संक्षेप में कहें तो एक संवैधानिक संशोधन से इस पद का जन्म हुआ। आज ये भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के तौर पर काम करता है, जिसका एक पूरा ढांचा है, मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नोडल अधिकारी वगैरह। और इसका मुख्य काम है भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और अन्य सहमत अधिकारों की रक्षा करना, उनकी शिकायतों की जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि सरकारी नीतियां जमीन पर उतरें। बिल्कुल, एकदम सही सारांश है। और जब हम इस पूरी व्यवस्था पर सोचते हैं तो कुछ सवाल भी मन में आते हैं जिन पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि संविधान ने आयुक्त की योग्यता, कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया वगैरह तय नहीं की। तो एक सवाल उठता है, क्या ये अस्पष्टता, ये जो क्लैरिटी की कमी है, क्या ये इस पद की स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस या प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस पर कोई असर डालती है? क्या इससे ये पद राजनीतिक दबावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है या फिर ये लचीलापन देता है? इस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है कि क्या ज्यादा स्पष्टता बेहतर होती या मौजूदा व्यवस्था ठीक है। और एक और पहलू है परिभाषा से जुड़ा। हमने देखा कि भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्यवार होता है ना? लेकिन आज का भारत बहुत गतिशील है। लोग बड़ी संख्या में एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, माइग्रेशन बहुत हो रहा है, खासकर शहरों में। एक ही शहर में कई भाषाएं बोलने वाले लोग साथ रहते हैं। तो क्या ऐसे में सिर्फ राज्यवार परिभाषा आज की जमीनी हकीकत की जटिलताओं को, कॉम्प्लेक्सिटीज को पूरी तरह पकड़ पाती है? क्या किसी शहर के भीतर भी भाषाई अल्पसंख्यक की स्थिति पर सोचने की जरूरत है? ये सवाल भविष्य में नीति निर्धारकों के सामने आ सकते हैं। वाकई ये सोचने वाले मुद्दे हैं कि क्या मौजूदा ढांचा भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। बहुत ही दिलचस्प और अहम जानकारी। इसी के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं पूरी होती है। उम्मीद है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की इस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे